Namaskar, welcome to Kalam IAS. This is Vasudev Singh Bhati. Today we bring to you a new video about how to prepare for EO/AO post in EPFO. तो 2 दिन पहले रिजल्ट आया है 2nd of January को and I was fortunate enough to got selected into EPFO EO/AO post. तो EPFO जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को बेसिकली मैनेज करती है। तो इसकी 418 वैकेंसीज आई थी एंड उसका रिजल्ट आया जस्ट 2 days ago on the 2nd of January. So in the exam was held on 2nd July 2023 and interviews were done in this year only, that is 2024 only, November and December month. तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया है, I was fortunate enough to get the 14th rank in this examination. So we are going to discuss कि क्या क्या इसका सिलेबस है और इस सिलेबस को हमें कैसे कवर करना है. All right. So moving forward, first we will have look at the syllabus which was being provided in the notification given by UPSC. तो नोटिफिकेशन के अंदर एक जनरल इंग्लिश का सिलेबस लिख रखा था टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स. तो इंग्लिश का बस यही सिलेबस दे रखा है. तो होगा क्या, वो हमें डिपेंड करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने पे कि इंग्लिश के अंदर वो चीज़ें क्या पूछ रहे हैं. इंग्लिश तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स. तो इसके अंदर मेनली फोकस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है और करंट इवेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, कल्चरल इवेंट से रिलेटेड जो होती है उस चीज़ें पूछते हैं. पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया. तो दीज आर ये सिलेबस ओवरऑल प्रोवाइड किया गया है, बट इस सिलेबस को देख के हमें समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली प्रिपेयर कैसे करना है. सो व्हाट विल डू इज वी विल लुक एट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एवरी थीम, एवरी टॉपिक. सो इफ वी लुक एट द पेपर ऑफ 2023, इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे. 5 क्वेश्चंस वर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, 5 क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई ग्रामेटिकल एरर, 5 क्वेश्चंस पैराजंबल के थे और 5 क्वेश्चंस जो थे वो पैसेजेस से थे. तो 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर पूछे गए थे. टोटल क्वेश्चंस वर 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे टोटल. उसमें से 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से थे. मॉडर्न हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे. लेबर लॉज से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे. लेबर लॉज के अंदर क्या पढ़ना है ये मैं आगे आपको बताऊंगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक जो क्राइटेरिया है इसके अंदर, लेबर लॉज एंड अकाउंटिंग, ये 2 मेक और ब्रेक हो जाते हैं जो कुछ लोगों को आते हैं और ज़्यादातर लोगों को नहीं आते हैं. तो ये जो है यही डिसाइड कर रहे थे कि रैंक क्या है. बाकी मॉडर्न हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमी, जनरल साइंस ये इजी थे. डिफिकल्ट थे तो सबके लिए डिफिकल्ट थे, इजी थे तो सबके लिए इजी थे. तो लेबर लॉज है 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. सी सेट में जो लेवल आता है उससे रिलेटिवली इजी ही था. अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चंस, इकोनॉमी के 10 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 15, कंप्यूटर के 10 एंड इंडियन पॉलिटी के 10. So if you look at the subjects being asked here, the type of questions being asked here, इसको आप कह सकते हैं जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का होता है. दोनों को कंबाइन करके एक पेपर बना दिया है, उसका नाम दे दिया है ईपीएफओ का, ईओ का एंट्रेंस एग्जाम. इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर दी गई है. फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के अंदर कंप्यूटर पे सवाल नहीं आते हैं, तो एक कंप्यूटर नई चीज़ आ गई है. दूसरी, अकाउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अकाउंटिंग इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है. थर्ड इज लेबर लॉस. तो ये 3 चीज़ें हैं जो यूपीएससी से या फिर किसी भी स्टेट पीएससी से, गवर्नमेंट के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें तो आती ही है. मैथ्स और इंग्लिश बेसिक हर एग्जाम के अंदर आजकल पूछी जाती है. तो वो सारी चीज़ें सब लोग प्रिपेयर करते हैं. आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, स्पेशली पीसीएस और आप यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके अंदर नया ऐड क्या क्या है. 3 चीज़ें इसके अंदर नई ऐड है. फर्स्ट है लेबर लॉज, सेकेंड है अकाउंटिंग एंड थर्ड है कंप्यूटर. और ये तीनों मिलके ही बन जाते हैं 40 क्वेश्चंस. सो आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अलग थे. बाकी 80 क्वेश्चंस जो यूपीएससी या स्टेट पीएससीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए इजी और मॉडरेट लेवल के बीच में ही थे. डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे इसके अंदर. कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे बट ठीक है, वो तो हर एग्जाम के अंदर होते हैं. ज़्यादातर क्वेश्चंस ईजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे. बट लेबर लॉज के क्वेश्चंस ईजी टू मॉडरेट नहीं कहेंगे, डिफिकल्ट थे. अकाउंटिंग के क्वेश्चंस मॉडरेट और डिफिकल्ट. इजी क्वेश्चंस कुछ थे इसके अंदर. कंप्यूटर के क्वेश्चंस वर आल्सो आई वुड से 10 में से 4-5 क्वेश्चंस वर ऑफ डिफिकल्ट नेचर. ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चंस जो हैं ये मेक और ब्रेक हो गए थे कि किसी ने इन 40 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, 40 में से 25-30 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, देन दैट पर्सन वुड बी इन द लिस्ट. सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की है
कि इसमें सिर्फ 2 ही स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू। मेंस का इसमें कोई स्टेज है ही नहीं। तो यू स्टार्ट विथ प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के बाद में सीधा इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन। टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि इंटरव्यू हुए नहीं। जुलाई 2023 के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था और फाइनली अब इसका रिजल्ट आया है। तो 1.5 साल लग गया इस सब के अंदर, बट दैट इज़ बिकॉज इंटरव्यू टाइम पे नहीं है, बट इंटरव्यू हुए तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया। सो इसके अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा लेबर लॉज, अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो ये 3 चीज़ें मेनली करनी है, बाकी सब जो हम बेसिक सीसेट और यूपीएससी जीएस के लिए पढ़ते हैं दैट वुड बी इनफ। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है हमें, वही स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हो या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वही रखना है, चेंज नहीं करना है। मैथमेटिक्स के लिए, सीसेट के लिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट पीसीएस, मैथ्स के क्वेश्चन सब में आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस थे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, वही स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट इसके अंदर था नहीं। इकोनॉमी के क्वेश्चंस अगेन 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स थे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक थे। तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की मैगजीन से हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन जो है जो भी आप स्टैटिक पोर्शन जहाँ भी इससे भी आप इकोनॉमी करते हैं वहाँ से कर सकते हैं। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस थे, ये थोड़े डिफिकल्ट थे क्योंकि 5 क्वेश्चंस जनरल साइंस एप्लीकेबिलिटी से थे, 5 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो जनरल साइंस के लिए यू नीड टू रेफर 2 थिंग्स, फर्स्ट इज एनसीईआरटी, सेकंड वुड बी द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, दोनों को मिला के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस के अंदर। कंप्यूटर और इंडियन पॉलिटी आई विल डिस्कस। इंडियन पॉलिटी के लिए अगेन लक्ष्मीकांत वुड बी इनफ। तो जनरल साइंस के अंदर 4 तरीके के क्वेश्चन आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चंस, पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चंस थे, देन पैरा जंबल्स के अंदर 5 क्वेश्चंस थे एंड एरर आइडेंटिफिकेशन के 5 क्वेश्चंस थे। टू टेल यू द ट्रुथ, मैंने पर्सनली कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है इंग्लिश के लिए, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, तो इंग्लिश मेरा वहाँ से ठीक हो गया था। उसके बाद में मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी इंग्लिश के लिए, मैं पेपर सॉल्व करता था। बट इफ़ यू वांट टू रीड एनी बुक यू कैन गो फॉर द रैन एंड मार्टिन, बहुत ही फेमस बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, यू कैन गो फॉर इट। बेसिक जो आपका ग्रामेटिकल एरर्स आइडेंटिफाई करना, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप ही ये चीज़ ठीक होती जाएगी। इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें ऐसी है जिनके लिए बुक नहीं पढ़नी है, चलो हिस्ट्री पॉलिटी इन सब के लिए तो बुक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो तो एक स्टैटिक उनका सिलेबस है। बट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इनके लिए बुक्स की बजाय गो फॉर द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। तो इंग्लिश के अंदर रैन एंड मार्टिन यू कैन कंसिडर, अदरवाइज अगर आपने कहीं किसी इंस्टीट्यूट से नोट्स बनाए हैं, कुछ किया है, दैट वुड बी इनफ। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, डूएबल क्वेश्चंस थे, 20 के 20 आप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं जो हमेशा बुक रेफर करता था दैट वाज स्पेक्ट्रम। मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करता था, तो उसके साथ साथ ही मेरे प्री और मेंस के बीच में इसका एग्जाम हुआ था, तो आई अपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो। सो स्पेक्ट्रम मैं रेफर करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस आए इसके बाहर कुछ नहीं आया, सो बहुत ही सेफ आप जा सकते हैं स्पेक्ट्रम के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई यूज टू रेफर नितिन सिंघानिया, तो नितिन सिंघानिया मैं यहाँ पे रेफर करता था आर्ट एंड कल्चर के लिए, दैट इज इनफ। इफ़ यू आर रीडिंग एनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप, वो 11th-12th की पढ़ रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, यू कैन स्टिक विद दैट ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन इशू। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर कोई और बुक पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक है, एक्सेप्टेड बुक है, किसी और एग्जाम के लिए आप उस बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हैं, यू कैन रेफर टू दोज ऑल्सो, क्योंकि आजकल जो भी नोट्स बनते हैं इन स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करके ही बनाए जाते हैं, तो इनके अंदर जो है वो तो उसके अंदर होता ही है। इंस्टीट्यूट्स तो अपने नोट्स के अंदर 2-4 चीज़ें और ऐड कर देते हैं, तो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स है। इफ़ यू हैव नेवर रेड द मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर यू कैन गो फॉर दीज बुक्स। इफ़ यू हैव रेड देम तो आप अपने सोर्सेज से स्टिक करिए। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से ही मेनली क्वेश्चंस आते थे, उसमें एक ही सोर्स है एम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के बाहर कॉन्स्टिट्यूशंस में से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो पॉलिटी आपका पूरा के पूरा लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। अगर उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कोई भी नहीं कर पाएगा, तो कोई इश्यू वाली बात इसके अंदर है नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लेबर लॉस। अब इसमें 1-2 चीज़ें और आई थी, एक तो था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि आप किसी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए जो ईपीएफओ की प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर एग्जांपल, और आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इट। बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकाउंटिंग में से,
और आप पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, 40, 50, 60 पेज के नोट्स होते हैं, बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। आप एड्यूटैप के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, आई एग्ज़ाम भी है उसके नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक्स है, देयर इज़ टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो बहुत सारे हैं जो ईपीएफओ की प्रिपरेशन करवाते हैं, वो नोट्स प्रिपेयर करके देंगे आपको। तो उनमें से किसी भी नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। एनी विच इंस्टीट्यूट्स डज नॉट मैटर। मैंने टेक्स्ट बुक के रेफ़र किए थे, आप किसी के भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनके नोट्स की क्वालिटी के अंदर है नहीं, सिमिलर से ही नोट्स हैं, एक दूसरे के ये देखते रहते हैं, तो उस हिसाब से इम्प्रोवाइज़ भी करते रहते हैं। तो अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है उससे बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। इंस्टीट्यूट्स के नोट देखिए, किसी भी एक इंस्टीट्यूट के बेसिक नोट्स उठाइए, उसको पढ़िए और उसके बाद में उसके टेस्ट सॉल्व करिए। जितने टेस्ट सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर इफ़ यू आर फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड तो आपको तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। आपको भी किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स रेफर करने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई। एक बार आपने नोट्स रेफर कर लिए, बस आप टेस्ट सॉल्व करते जाइए। सेम स्ट्रेटेजी जैसे जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको भी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स रेफर करने पड़ेंगे, बट वो पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है वो 2-3 बार रिवाइज करें, उसके बाद में दे विल गेट द हैंग ऑफ इट, है ना। तो अकाउंटिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स के नोट्स रेफर करिए। इंग्लिश का मैंने आपको बुक बता दी है, अदरवाइज फोकस वुड बी ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स है तो उसके अंडर ही आएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। एसएससी का आप टीयर 1 ले लीजिए या फिर जो लेवल 1 होता है, तो फर्स्ट स्टेज जो होता है उसी के नीचे नीचे के ही क्वेश्चंस थे। सी सेट से भी इजी क्वेश्चन ही थे, डिफिकल्ट नहीं थे। लेबर लॉस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर कौन से लेबर लॉस कवर करने हैं। सो लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है, ऑफकोर्स ईपीएफओ का एग्जाम है तो ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही, 1952। देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ये पांचों ही एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पांचों में से इस बार क्वेश्चन आए थे, हर बार आते हैं। 2021 के अंदर क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसके अंदर भी ईपीएफ एक्ट हो गया, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट हो गया, इन सब में से क्वेश्चंस आए थे। और 2023 वाला पेपर हुआ, उसमें भी इन सब में से क्वेश्चन आए थे, इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इनको पढ़ना कहाँ से है? कई लोग बैरेक्ट पढ़ते हैं, बैरेक्ट पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, बट मेरी हिम्मत नहीं थी बैरेक्ट पढ़ने की, तो मैं तो अपने सिंपली जाके किसी इंस्टीट्यूट्स के नोट लिए। मेरे को अब सही बताऊँ तो याद भी नहीं है, और डज नॉट मैटर एक्चुअली, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट्स के नोट्स काफ़ी सिमिलर ही होते हैं। तो मैं क्या करता था, एक इंस्टीट्यूट के नोट उठाता था। ज़्यादातर नोट्स मेरे एड्यूटैप के भी थे, इसके अंदर लॉज के अंदर मेरे जो नोट्स थे वो एड्यूटैप के थे, तो एड्यूटैप के नोट्स मैंने लिए थे और फिर मैंने टेस्ट सबके दिए थे। प्रैक्टिस मॉक के भी टेस्ट दिए, आई एग्जाम बी के भी टेस्ट दिए, एड्यूटैप के भी टेस्ट दिए, सबके टेस्ट मैंने दिए। तो आप टेस्ट दीजिए, नोट्स लीजिए, और एक जगह से नोट्स लीजिए और टेस्ट मल्टीपल जगह पे दीजिए, उससे आपका फिर सॉल्यूशन देख देख के धीरे धीरे मटेरियल बिल्डअप होता जाएगा। तो ये सारे एक्ट हैं और इन एक्ट्स के अंदर कुछ लिमिटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, तो एक लेवल ऑफ रिपीटेशन भी होता था। आप देखोगे कि एक इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन आपको किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में भी दिख जाएगा, तो एक लेवल ऑफ रिपीटेशन भी इसमें होता है। नेक्स्ट आता है आपका लॉज रिलेटिंग टू वर्किंग आवर्स, कंडीशन, सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आया था। देन वी हैव इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आया था और हर बार आता ही आता है। प्लांटेशन लेबर एक्ट है, माइंस एक्ट है, एंड देन डॉक वर्कर्स एक्ट है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक वर्कर्स एक्ट यू कैन स्किप, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आने को आ सकता है, बट चांसेस बहुत कम है। ज़्यादा चांसेस पहले दो में से ही आने के हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव द टाइम, इफ़ यू हैव द एनर्जी, तो आप इनको भी कवर करिए, अदरवाइज आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे इंस्टीट्यूट्स अपने नोट टेस्ट के अंदर दे देंगे, सो दैट वुड बी मोर देन इनफ। नेक्स्ट आता है आपका लॉज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसमें इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, एंड देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको करने हैं अच्छे से, ठीक है। अगेन सोर्स क्या रहेगा, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते, ज़्यादातर लोग जो कि नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाइए और उससे करिए, डज नॉट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट है लॉज रिलेटिंग टू वेजेस। वेजेस से रिलेटेड लॉज, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो अभी तक हमने जितने भी एक्ट्स देखे हैं उसके अंदर, जैसे फर्स्ट के अंदर वी सॉ 5 एक्ट्स रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट थे। सेकंड के अंदर जो एक्ट्स देखे हमने उसमें से 2 इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 5 एक्ट है, पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया। तो अगेन
पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों में से क्वेश्चन आते हैं। तो यही लिमिटेड नंबर ऑफ एक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में से एक ना एक क्वेश्चन होगा ही होगा, ईपीएफ एक्ट में से एक ना एक क्वेश्चन होगा ही होगा, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में से एक ना एक क्वेश्चन होगा ही होगा, श्योर है। मतलब इसका आप पेपर आउटसाइड समझिए कि यही लिमिटेड एक्ट्स है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और वेटेज भी अच्छा खासा है, 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 इन्हीं एक्ट से पूछे जाते हैं। और बहुत बड़े एक्ट्स एक्चुअली है नहीं, अगर आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट करने जाओगे तो 4-5 घंटे में पूरा एक्ट हो जाएगा, 3-4 घंटे के अंदर मैक्सिमम 3-4 घंटे के अंदर पूरा एक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में बस आपको उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। पूरा जो लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स वैक्ट्स हैं, आप एक हफ्ते से ज़्यादा ये आपका टाइम नहीं लेगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर, चाहे आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा आपका लेबर लॉज वाला पार्ट हो सकता है। उसके बाद में बस रिवाइज करते रहिए और टेस्ट देते रहिए। यही वो पार्ट है जो मेक और ब्रेक होगा। अगेन सबसे ज़्यादा सूटेबल ये एग्जाम किन के लिए है? अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उनके लिए तो ये बेस्ट एग्जाम है, क्योंकि उन्होंने लगभग सब कुछ पढ़ रखा है। लेबर लॉज तो दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ रखा है। हो सकता है कोई लॉज वाला स्टूडेंट हो, उन्होंने पढ़ रखा होगा, तो उनके लिए अकाउंटिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कोई ना कोई तो चीज़ आपकी छूट रही है, कुछ ना कुछ आपके लिए इस एग्जाम में नया है। अदरवाइज इफ़ यू आर फ्रॉम बीकॉम एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आपके लिए बेस्ट एग्जाम है। बट इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम बीकॉम, तो जो 10 क्वेश्चन आते हैं अकाउंटिंग के, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। 2-3 क्वेश्चन का मैक्सिमम आपको नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन एवरीवन वुड बी एबल टू डू इट इफ़ दे हैव प्रिपेयर्ड वेल। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड टुडे। जो मोटे मोटे रिसोर्सेज थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए थे। मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो कभी भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को, पॉलिटी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया इस एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि मैंने वो सब पहले से पढ़ रखा था। मेरा मेन फोकस था लेबर लॉस के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के ऊपर भी मैंने सेम नोट्स एडुटैप के ही रेफ़र किए थे। मैंने ज़्यादातर नोट्स एडुटैप के रेफ़र किए थे, तो एडुटैप के नोट्स मैंने कंप्यूटर के लिए रेफ़र किए थे और उसी में से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे बैठ गए थे। अगेन डज नॉट मैटर विच इंस्टीट्यूट, आप चाहे जिस इंस्टीट्यूट के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। सबके एक बेसिक स्टैंडर्ड है, सब लोग फॉलो करते हैं। तो यू कैन रेफ़र टू एनी इंस्टीट्यूट्स नोट, कंप्यूटर, अकाउंटिंग एंड लेबर लॉज। ये 3 चीज़ें पे मेनली फोकस रखिए। इन्हीं तीनों को आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, तो फिर ये 3 चीज़ें ही करनी है। अदरवाइज ऑफ कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 10-10 क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं। बट आई अज्यूम कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग फॉर ईपीएफओ, वो स्पेसिफिकली ईपीएफओ की प्रिपरेशन करने वाले मुझे लोग बहुत कम मिले हैं। इवन पीपल हु गॉट सेलेक्टेड, हु वर ईदर राइटिंग एनी अदर एग्जाम, कोई आरबीआई, नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कोई यूपीएससी के लिए, कोई स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उन सब ने ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ी होती है। नया क्या है? लेबर लॉस, अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर। ये 3 चीज़ें आप कर लीजिए, इन 3 पे मेन फोकस रखिए। और सेकंड थिंग, पढ़ने पे ध्यान कम दीजिए, मेन फोकस रखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितने सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा आपको। मैंने तो 2-3 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी और मैंने सारे टेस्ट दिए थे उनके, उसका मेरे को फ़ायदा मिला। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। आगे हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि कैसे टाइमलाइन मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।